जय हिंद दोस्तों। मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग राज व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य का पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पार्ट 1 डिस्कशन किए थे। आज पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे, जो बिहार एसएससी, 17वीं पीपीएससी, बिहार दरोगा, एनटीपीसी एवं तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन पर है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करता है? प्रसूति सहायता। देखेंगे ऑप्शन ए है अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 43 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 46। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42। देखेंगे अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि जो है राज्य जो है महिलाओं के लिए मानोचित एवं न्यायोचित दासा उपलब्ध कराएगा। दासा उपलब्ध कराएगा, साथ ही साथ महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। देखेंगे वर्ष 2017 में मातृत्व हित लाभ अधिनियम में 2017 में संशोधन किया गया, जिसके तहत वर्तमान में महिलाओं को प्रसूति सहायता 26 सप्ताह सवैतनिक देखेंगे सवैतनिक जो है प्रदान किया जाता है। यानी महिलाओं को वेतन सहित जो है 26 सप्ताह अवकाश दिया जाएगा, जो कि पहले 12 सप्ताह था। देखेंगे महिलाओं को जो प्रसूति अवकाश प्रदान किए जाएंगे यह सिर्फ 2 बच्चों तक ही सीमित है। अब देखेंगे अनुच्छेद 41 में जो है काम पाने का अधिकार, जो कि मनरेगा के तहत काम पाने का अधिकार है, उसका वर्णन अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 43 इसमें लघु एवं कुटीर उद्योग के स्थापना संचालन के विषय में वर्णन करता है। अनुच्छेद 46 राज्य के भौगोलिक सीमा में रहने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए राज्य योजना बनाएगा, उसका वर्णन अनुच्छेद 46 में है। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 2 नंबर सवाल कहता है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या निम्न में कितना था? मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है नन। तो आप लोग भी बताएंगे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना था। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी, नन। देखेंगे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान के भाग 4 का, देखेंगे भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का ए में 10 मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए। लेकिन वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटी की संख्या कितना है? तो 11 है। ठीक है, तो आइए आज के तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे तीसरा नंबर सवाल है, पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान डैश यानी अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 48 का ए, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 48 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 49।
तो आप लोग भी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 का क। देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में वन एवं वन जीव की संरक्षण की बात को जोड़ा गया था अनुच्छेद 48A में। 51 में जो है आपको विदेश नीति अर्थात इसमें कहा गया है कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था कायम करने की काम करेगा। दो देशों के बीच अगर झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, तो उसे शांतिपूर्वक समाप्त करने का प्रयास करेगा। यानी भारत के विदेश नीति का वर्णन अनुच्छेद 51 में है। देखेंगे अनुच्छेद 48 में जो है दुधारू पशु गो हत्या इत्यादि को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक राष्ट्रीय धरोहर के स्थलों को संरक्षित करने का प्रावधान करता है। आइए 4 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 4 नंबर सवाल है, राज्य की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 36, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 37, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 48 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 49। तो देखेंगे राज्य की परिभाषा का वर्णन अनुच्छेद 36 में है। अनुच्छेद 37 में वर्णित है कि नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी न्यायालय में वाद योग नहीं है। देखेंगे अनुच्छेद 48 में जो है कृषि कार्य में लगे पशु दुधारू पशु के संरक्षण और गो हत्या को प्रतिबंधित करता है। और अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय स्मारक के जो स्थल है उसे संरक्षण प्रदान करने की बात करता है। आइए आज के 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 5वें नंबर सवाल है, किस वाद में कहा गया कि भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार तथा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्व के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है कि स्वानंद भारती बनाम भारत संघ मामला, ऑप्शन बी है गोलकनाथ बनाम भारत संघ मामले, ऑप्शन सी है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले और ऑप्शन डी है चंपाकन दोराइजिन मामले। तो देखेंगे कि स्वानंद भारती बनाम भारत संघ मामले 1972 में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार जो है अगर उल्लंघन होता है तो यदि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है या संविधान के किसी भाग का उल्लंघन होता है तो यह बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उस पर न्यायपालिका उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है। और साथ ही साथ जो है भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन जो है इसका वर्णन जो है कि स्वानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में बोला था। देखेंगे गोलकनाथ बनाम भारत संघ मामले 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद जो है विधायिका है और संसद सिर्फ विधि बना सकता है, कानून बना सकता है, संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। निम्न कथन किसका है? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी है के.टी. शाह और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो देखेंगे नीति निर्देशक तत्व के संबंध में यह कथन जो है के.टी. शाह ने कहा था। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था, तो देखेंगे नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के उपलब्ध संसाधन के ऊपर निर्भर करता है। नीति निर्देशक तत्व में जो बातें वर्णित है वो राज्य के उपलब्ध संसाधन के ऊपर डिपेंड करता है। राज्य उसे लागू कर भी सकता है और राज्य उसे लागू नहीं कर सकता है। इसी के संदर्भ में के.टी. शाह ने इसे कहा था। आइए आज के 7वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 7वें नंबर सवाल है,
निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का वर्णन है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 36, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 38, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। तो देखेंगे कल्याणकारी राज्य का वर्णन जो है अनुच्छेद 38। देखेंगे अनुच्छेद 38 में जो है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है, जो कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 36 जो है राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है। देखेंगे अनुच्छेद 44 यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है। और देखेंगे यह भी जो है चर्चा का विषय होगा। देखेंगे अभी यूसीसी चर्चा चल रहा है और देश का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला देश है उत्तराखंड जो कि यूसीसी को लागू किया। अब देखेंगे आप सोच रहे होंगे गोवा, जो गोवा में भी तो लागू है, तो देखेंगे गोवा में जो है ब्रिटिश काल में यूसीसी लागू था। अब देखेंगे अनुच्छेद 51 जो है, अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं साथ ही साथ भारत के विदेश नीति, भारत के विदेश नीति की चर्चा करता है। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। आइए आज के 8वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 8वां नंबर सवाल है, नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। ऑप्शन ए है ग्राम पंचायतों की स्थापना, ऑप्शन बी है गोवध पर प्रतिबंध, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन और ऑप्शन डी है आय की असमानताओं को कम करना। तो देखेंगे समाजवादी की बात कर रहा है, तो देखेंगे पंचायतों की स्थापना जो है समाजवादी बातों को लागू करता है और यह अवधारणा जो है महात्मा गांधी के द्वारा ग्राम स्वराज की बात किया गया था, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो आइए आज के 9वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 9 नंबर सवाल आपके सामने है, समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 37 का के, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39 का क, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 38 का क और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 39। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 का क, जिसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया, जिसमें समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता, समान न्याय यानी सभी को न्याय मिलना चाहिए और समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता, इन्हें फ्री में उन्हें कानूनी सलाह मिलना चाहिए, कानूनी सहायता मिलना चाहिए, जिसको शामिल किया गया 39 का क में। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान करता है? देखेंगे ऑप्शन ए है अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 46 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 49। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46। देखेंगे अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य अपने भौगोलिक सीमा में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए योजना बनाएगा। साथ ही साथ राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि कानून बनाते समय किसी अन्य वर्ग का उससे नुकसान न हो। अनुच्छेद 42 महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश, प्रसूति अवकाश की बात करता है और देखेंगे यह अवकाश जो है महिलाओं को सवैतनिक सभी 26 सप्ताहों तक दिया जाएगा। देखेंगे अनुच्छेद 43
लघु एवं कुटीर उद्योग की बात करता है। और अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय स्मारक और धरोहर स्थलों को संरक्षण प्रदान करता है। आइए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 11 नंबर सवाल आपके सामने है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अब देखेंगे अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 52 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 54। तो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात संविधान का अनुच्छेद 51 करता है। देखेंगे अनुच्छेद 48 जो है दुधारू पशु गोहत्या आदि को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 51 में है। देखेंगे अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अर्थात इलेक्टोरल कॉलेज यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे उसका वर्णन अनुच्छेद 54 में है। और यह जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो है हम लोग जो है आयरलैंड से लिए। तो आइए आज के 12 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 12 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखेंगे ऑप्शन ए है राष्ट्रगान का सम्मान करना, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ऑप्शन डी है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। कह रहा है कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखेंगे आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी और यह जो है अनुच्छेद 49 से संबंधित है। आइए आज का अगला सवाल को देखते हैं। देखेंगे 13 नंबर सवाल है निम्न में से किस भाग में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 4 क और ऑप्शन डी है भाग 5 क। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा भाग 4 क। देखेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार, देखेंगे नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 क जो है इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, देखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51 क को भी जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तो आइए आज के 14 नंबर सवाल को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के विषय में वर्णन किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 36, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 37, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 38 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 39। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का वर्णन है। और देखेंगे यह व्यवस्था कहां से लिया गया है? तो देखेंगे यह रूसी क्रांति से लिया गया था, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की वर्णन किया गया था। रूसी क्रांति, देखेंगे रूसी क्रांति 1917 में हुआ था, जिसमें नारा ही था सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 36 जिसमें राज की परिभाषा, देखेंगे अनुच्छेद 37 जिसमें कहा गया नीति निर्देशक तत्व यानी डीपी, एसपी
बाध्य योग नहीं है, बाध्य योग नहीं है, न्यायालय में बाध्य योग नहीं है। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन करता है। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं, यानी 15 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 15 नंबर सवाल है, मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने पर भारतीय संविधान में निम्न प्रावधान वर्णित है। दंड देने का प्रावधान है, दंड देने का प्रावधान नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की प्रावधान है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना होने पर भारतीय संविधान में निम्न में कौन प्रावधान है? देखेंगे मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन होने पर दंड देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन आंसर हो जाएगा बी, दंड देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन उससे अन्य नियमों के तहत दंड दिए जाते हैं। इस तरह से आज के सेशन में हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से संबंधित पार्ट 2 में 15 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन किया। फिर अगले क्लास में फिर महत्वपूर्ण सवालों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।